हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एसएससी जेईई 2025 हो, आरआरबी सीबीटी 2 हो या फिर कोई भी लेवल जो जेईई लेवल या एई लेवल का एग्जाम हो, ये जो पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है वो बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे जरूर जाके देख लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी अंचिता सिंह एंड लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेन हाइड्रोग्राफ। अगर रेन हाइड्रोग्राफ की बात करें तो ये क्या है? तो रेन हाइड्रोग्राफ जो होता है हमारा, वो बेसिकली एक ग्राफ है जिसमें एक साइड हम रेन इंटेंसिटी दिखाते हैं, तो एक साइड हम ग्राफ में रेन इंटेंसिटी दिखाते हैं और एक तरफ हमारा क्या रहता है, रेनफॉल इंटेंसिटी, और एक तरफ हमारा टाइम। तो बेसिकली ये टाइम और रेनफॉल इंटेंसिटी के बीच में जो हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं वही हमारा रेन हाइड्रोग्राफ है। और आप ये देख सकते हो इतने सारे एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम में जब हम दिखाते हैं वो हमारा होता है हाइड्रोग्राफ। लेकिन यहाँ पे हीटोग्राफ क्या है? रेन इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ को हम हीटोग्राफ कहते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज। तो रेन गेज बेसिकली क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम कितनी रेनफॉल हुई इसको मेजर करते हैं। सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि रेनफॉल को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो हमारा रेन गेज है। उसमें भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा रिकॉर्डिंग, एक हो गया हमारा रिकॉर्डिंग टाइप, और एक हो गया हमारा नॉन रिकॉर्डिंग। तो जो टाइम के बेसिस पे हमारा करता है, जो टाइम को कंसीडर करके जो हमारा रेनफॉल को मेजर करता है, वो इंस्ट्रूमेंट हमारा रिकॉर्डिंग रेन गेज हो गया। और जो हमारा टाइम को कंसीडर करके नहीं करता है वो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज हो गया। तो उसका एग्जाम्पल पूछा गया है टिपिंग बकेट टाइप, वेइंग बकेट टाइप, नेचुरल साइफन टाइप या फिर साइमन गेज। तो ये जो हमारा साइमन गेज है, बेसिकली साइमन गेज, जो साइमन रेन गेज है वो हमारा नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज है, और जो बाकी एग्जाम्पल है वो हमारे रिकॉर्डिंग रेन गेज के हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजें पूछी जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर हमारा जो साइमन गेज होता है इसका बेस होता है, बेस की डायमेंशन होती है 1210 mm, तो बेसिकली 210 mm। और यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ सिलेंड्रिकल वास सा होता है जहाँ पर वाटर हमारा वहां पर क्या होता है, फिल होता है, वाटर हमारा कलेक्ट होता है। तो इसकी जो हाइट होती है वो हमारी होती है 203 mm। तो ये सब डायमेंशन पूछी जाती है। 203 mm आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमारा एक फनल होता है, फनल की जो डायमीटर होती है वो है हमारी 127 mm। 127 mm आपको फनल की डायमीटर देखने को मिलेगी। ये जो वेसल है जिसमें वाटर कलेक्ट हो रहा है उसकी हाइट आपको 203 mm देखने को मिलेगी, और जो बेस है उसकी जो विड्थ है वो बेसिकली 210 mm देखने को मिलेगी। एंड साइमन गेज इज अ नॉन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ रेन गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम द ग्रुप्ड अमाउंट्स बाय। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा गया है और एक और तरीके से पूछा गया है कि द कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज प्रेसिपिटेशन मे बी मोस्ट अप्रोक्सीमेटली बाय। तो किस मेथड के हेल्प से हम सबसे मोस्ट अप्रोक्सीमेट, बहुत ही बेस्ट आंसर निकाल सकते हैं एवरेज प्रेसिपिटेशन का। तो सबसे पहली बात, एवरेज प्रेसिपिटेशन या एवरेज रेनफॉल को हमारा मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए तीन मेथड है। तो एवरेज प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल को मेजर करने के लिए तीन मेथड है। पहला है हमारा थीसन पॉलीगन मेथड। इसमें अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, थीसन पॉलीगन मेथड में हम एरिया को जो है, एरिया के बेसिस पे हम पॉलीगन मेथड में, थीसन पॉलीगन मेथड में हम एरिया के बेस पे, एरिया के इन्फ्लुएंस से हम रेन गेज को पुट करते हैं। उस रेन गेज का कितना एरिया इन्फ्लुएंस हो रहा है उसके हिसाब से हम यहाँ पर एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालते हैं। वहीं पे दूसरा मेथड हमारा होता है जिसको हम नॉर्मल रेशियो मेथड बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि हम एनुअल रेनफॉल लेते हैं, नॉर्मल रेनफॉल लेते हैं अपने नेबरिंग स्टेशन का, और उसके हिसाब से हम फॉर्मूले को यूज करके नॉर्मल रेशियो मेथड से फाइंड करते हैं। और हमारे लिए एक है आइसोहाइटल मेथड, एक होता है हमारा आइसोहाइटल मेथड। और इस मेथड में क्या होता है, हम आइसोहाइट्स बनाते हैं। बेसिकली आइसोहाइट्स क्या है, ये एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल पे। तो बेसिकली हम अगर इसकी बात करें तो आइसोहाइट्स क्या होती हैं, इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल पे हम आइसोहाइट्स लाइन बनाते हैं। ये क्या है, किस पे बनाई जाती है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल पे जो लाइन बनती है, इक्वल डेप्थ ऑफ रेनफॉल पर जो लाइन हमारी ड्रॉ होती है उसको हम बोलते हैं आइसोहाइट्स बनाते हैं। और यहाँ पर जो एरिया हमारा कैचमेंट में, जो एरिया हमारी जो आइसोहाइट्स के बीच में एरिया या फिर इस तरफ का जो एरिया है उसको कंसीडर करके हम
फॉर्मूले की हेल्प से, बाउंड्री जो कैचमेंट एरिया का बाउंड्री उसकी हेल्प से जो एरिया है इनक्लोज्ड हो या इनक्लोज ना हो, आइदर इट कैन बी इनक्लोज और नहीं है, बिटवीन में भी है, उस एरिया की हेल्प से हम आइसोहाइटल मेथड से निकालते हैं। और इसके लिए कोई भी प्री कंडीशन की कोई जरूरत नहीं होती है। सो सबसे बेस्ट मेथड हमारा आइसोहाइटल मेथड होता है। सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मेथड दैट इज नॉट यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज रेनफॉल इन अ कैचमेंट हैविंग अ n नंबर ऑफ स्टेशन। तो इनमें से कौन सा मेथड हमारा यूज नहीं किया जाता फॉर हैविंग n नंबर ऑफ स्टेशन एवरेज रेनफॉल निकालने के लिए? हीटोग्राफ मेथड जो होता है इस क्वेश्चन में, जो हीटोग्राफ मेथड जो ऑप्शन दिया है हमें ए ऑप्शन, ये हमारा एवरेज रेनफॉल को फाइंड करने के लिए यूज नहीं किया जाता। लेकिन थीसन पॉलीगन मेथड, अर्थमेटिक एवरेज मेथड या फिर आइसोहाइटल मेथड, ये तीनों हमारे एवरेज रेनफॉल को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन हीटोग्राफ मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर फाइंडिंग एवरेज रेनफॉल ऑफ एन कैचमेंट जिसमें हमारा n नंबर ऑफ स्टेशन देखने को मिलेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the Penman's evaporation transpiration equation is based on water budget method, energy balance method, mass transfer method या फिर energy balance and mass transfer both। तो बेसिकली एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच दोनों ही पे बेस्ड करती है हमारी पेनमेंस की जो इवेपोरो ट्रांसपिरेशन इक्वेशन है, जिसमें जो हमारा इवेपोरेशन है ओपन वाटर सरफेसेस पे कितना इवेपोरेशन हो रहा है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हेल्प लेते हैं इसकी। तो बेसिकली जो हमारा पेनमेंस इवेपोट्रांसपिरेशन इक्वेशन है दैट इज बेस्ड ऑन बोथ एनर्जी बैलेंस एंड मास ट्रांसफर अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following points should be kept in mind while selecting the site for a rain gauge station? The site where a rain gauge is set up should be close to meteorological observatory. The rain gauge should be on the top of a hill. A fence, if erected to protect the rain gauge from cattle, etc., should be located within the twice of the height of the fence. The distance between the rain gauge and the nearest object should be at least twice the height of the object। तो ESE 2019 में पूछा गया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली पूछ रहा है जब भी हम साइट सेलेक्ट कर रहे हैं रेन गेज स्टेशन के लिए, रेन गेज को लगाने के लिए, क्या पॉइंट्स अपने माइंड में रखने चाहिए। तो हमारे कुछ पॉइंट्स है जो ध्यान देने वाली बात ये है इनमें कि कुछ पॉइंट्स हमें ध्यान देने पड़ेंगे जब हम रेन गेज के लिए स्टेशन के लिए एक साइट सेलेक्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि द साइट शुड बी ऑन लेवल ग्राउंड। तो ओपन स्पेस अगर हम ले रहे हैं तो लेवल ग्राउंड होना चाहिए, नहीं कि ऊबड़ खाबड़ हमारी स्लोपी ग्राउंड है, तो इट शुड बी नॉट ऑन स्लोपी ग्राउंड। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा है कि द साइट शुड बी सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द गेज स्टेशन, जो हमारा गेज स्टेशन है, एंड द ऑब्जेक्ट, जैसे कि ट्री हो गया, बिल्डिंग हो गया, कुछ भी, तो वो जो है जो उनके बीच की डिस्टेंस है वो एटलीस्ट जो हमारी बिल्डिंग्स है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट के ट्वाइस होना चाहिए। तो इतनी डिस्टेंस हमारे रेन गेज और ऑब्जेक्ट के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा डी ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया है, क्योंकि द डिस्टेंस बिटवीन रेन गेज और जो ऑब्जेक्ट है, जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है, उसके बीच की डिस्टेंस हमारी एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो बिल्कुल करेक्ट है। और भी चीजें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो साइट जो है वो इजिली एक्सेसिबल होनी चाहिए ऑब्जर्वर को, और जो हमारी साइट है वो वेल प्रोटेक्टेड होनी चाहिए वायर फेंसिंग से हमारी वेल प्रोटेक्टेड होनी चाहिए, इरेक्टेड नहीं होनी चाहिए, वेल प्रोटेक्टेड होनी चाहिए। और जो हमारा हिली एरिया है वहां पर अगर हमारे पास जो ग्राउंड है वो अगर लेवल ग्राउंड अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे कि ऐसी जगह पर रखेंगे जो कि हमारी हाई विंड से हम उस एरिया को बचा पाए, हाई विंड से हम अपने रेन गेज को बचा पाए। बिकॉज हाई रेन होगा तो हमारी में भी रेन ड्रॉप्स उतनी अच्छे अमाउंट में डिस्चार्ज जो कलेक्ट ना हो पाए। तो इस चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट था। एक तो ये कि हमें हमेशा लेवल ग्राउंड पे, अगर ओपन स्पेस है तो हमें लेवल ग्राउंड प्रेफर करना है, और जो डिस्टेंस हमारे रेन गेज का और जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है तो उनके बीच की डिस्टेंस एटलीस्ट जो ऑब्जेक्ट है उसके हाइट के ट्वाइस होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक तरफ डेल्टन, साइंडर, ब्लैनी, क्रिडल, शेरवान, और हमको इनको मैच करना है कि इन्होंने क्या क्या मतलब कंट्रीब्यूशन किया है, इनमें से क्या क्या चीजें उन्होंने दी है। तो अगर डेल्टन की बात करें तो डेल्टन का ऑप्शन है हमारा या तो इवेपोरेशन की इक्वेशन दी होगी या फिर यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है। तो बेसिकली अगर हम देखें साइंडर जी हैं, इन्होंने क्या दिया था 1938 में फर्स्ट सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया था। तो फर्स्ट सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ इन्हें दिया, तो बी का तो हमारा हो गया 4, बी का 4 होते ही ए ऑप्शन कैंसिल हो गया और हमारा डी ऑप्शन कैंसिल हो गया।
ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है डेल्टन ने या तो इवेपोरेशन की इक्वेशन दी है या यूनिट हाइड्रोग्राफ दिया है। तो डेल्टन जी ने जो हमारा है वो उन्होंने इवेपोरेशन के बारे में बताया था, तो 2 हो जाएगा हमारा इसका। ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ब्लैनिक रिडल ने हमारा कंजप्टिव यूज इक्वेशन दी थी, और जो हमारा शेरमान जी है उन्होंने क्या बोला था, यूनिट हाइड्रोग्राफ बताया था। तो शेरमान ने, जो एल के रॉय शेरमान है, उन्होंने 1932 में हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ बताया था, और जो हमारे सैंडर जी उन्होंने सिंथेटिक हाइड्रोग्राफ बताया था। ये दोनों चीजें बहुत याद रखने की हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इमल्शन। कौन से केमिकल इमल्शन, जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, सेटाइल अल्कोहल, स्टायरल अल्कोहल, केरोसिन। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इमल्शन इज मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। हमें पता है, जैसे कि इवेपोरेशन की बात करें, इवेपोरेशन में कुछ पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो टेम्परेचर ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे हमें पता है रिजर्वॉयर है हमारे, वहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो सकता है, इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा हो सकता है। तो हम कुछ केमिकल इमल्शन यूज़ करते हैं कि हमारा जो वाटर है उसका लॉस कम हो। तो वो क्या यूज़ किया जाता है, तो हम यूज़ करते हैं मिथाइल अल्कोहल एंड, सॉरी मिथाइल बोल दिया, मिथाइल नहीं, सटाइल अल्कोहल, सेकंड ऑप्शन सटाइल अल्कोहल एंड स्टायरल अल्कोहल। तो 2 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मिथाइल नहीं, सटाइल अल्कोहल एंड स्टायरल अल्कोहल विल बी यूज। तो हम इन दोनों केमिकल को यूज करते हैं कि हमारा जो इवेपोरेशन है उस प्रोसेस की वजह से लॉस ऑफ वाटर हमारा मिनिमाइज हो जाए, कम देखने को मिले। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय विंड इज कॉल्ड। तो जो विंड के द्वारा हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, एवलिन सॉइल, एलुवियल सॉइल, मेराइन सॉइल या लैकोस्ट्राइन सॉइल। बहुत एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एवलिन सॉइल कहा जाता है अगर विंड के द्वारा हमारी ट्रांसपोर्ट हुई है। अगर रनिंग वाटर के द्वारा हुई है, कंफ्यूजन हो जाएगा। तो रनिंग वाटर अगर रिस्पॉन्सिबल है, रनिंग वाटर की वजह से अगर हमारी कोई सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है तो वो एलुवियल सॉइल है। अगर सी के किनारे डिपॉजिट हो रही है या सी के वजह से उसका अगर फैक्टर हमारा सी है, एजेंट सी है, तो मेराइन सॉइल है। और इफ द एजेंट इज लेक तो हमारा लेकोस्ट्राइन सॉइल होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द विच ऑफ द सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू विंड। तो विंड के द्वारा कौन सी सॉइल हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, लुइसेस, टेलस, ड्रिफ्ट या फिर सैंड विंड्स। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन बताना है कि लुइसेस, टेलस, ड्रिफ्ट या फिर सैंड विंड्स में से हमारी कौन सी जो सॉइल है वो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। तो लुइसेस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इन्वेंटर ऑफ द टर्म सॉइल मैकेनिक्स वॉज, या फिर किसको हम सॉइल मैकेनिक्स के फादर कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कार्ल तरज़ाकी जी को सॉइल मैकेनिक्स का फादर कहा जाता है। सो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लांटिंग ट्री वुड रिड्यूस पॉल्यूशन बाय सेडिमेंट्स एंड विल ऑल्सो प्रिवेंट। तो बेसिकली जो हमारी प्लांट्स होती हैं उनके अपने एक रूट्स होते हैं, बहुत सारे लंबे लंबे रूट्स होते हैं। रूट्स के क्या खास बात है कि इनमें भी कुछ और छोटे छोटे हमारे रूट्स रहेंगे। तो ये रूट्स क्या करते हैं, ये सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। सॉइल को होल्ड करके रखेंगी तो जब हवा चलेगी तो सॉइल हमारी उड़ेगी नहीं, या फिर सॉइल इरोजन देखने को नहीं मिलेगा। तो एक तो पॉल्यूशन रिड्यूस करता है और हमारे सेडिमेंट्स हैं जो सॉइल को उनको होल्ड करके रखता है। इस वजह से क्या प्रिवेंट होता है, हमारा सॉइल इरोजन प्रिवेंट होता है। सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेकोस्ट्राइन सॉइल आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। तो लेकोस्ट्राइन सॉइल अभी जस्ट हमने देखा था, लेक्स की वजह से सॉइल हमारी जो डिपॉजिट होती है उसको हम लेकोस्ट्राइन सॉइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉइल विच एग्जिबिट कोहेजन बट द एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस इज 0। तो हमारे को उस सॉइल में कोहेजन देखने को मिलेगा, लेकिन जो फाई है, जो हमारा फाई होता है, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, वो क्या है, 0 देखने को मिलता है। ऐसे सॉइल को क्या कहते हैं, कोहेजिव सॉइल कहा जाता है। तो फ्रिक्शन एंगल अगर 0 है और बस कोहेजन है तो ये चीजें हमें किस में देखने को मिलती है, जैसे कि क्ले, तो कोहेजिव सॉइल में ये देखने को मिलता है। और अगर जहाँ पर फ्रिक्शन एंगल बहुत ज्यादा और कोहेजन नहीं हो तो वो कोहेजन सॉइल होती है, कोहेजन लेस सॉइल होती है, जिसका एग्जांपल सैंड है। प्योर सैंड को हम ये बोल देते हैं। और कोहेजिव सेल होती है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर कोहेजिव सेल हो जाएगा, या आप प्योरली कोहेजिव सेल बोलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ पे डी ऑप्शन जो प्योरली कोहेजिव सॉइल है विल बी द करेक्ट आंसर, और इसका एग्जाम्पल हमारा क्ले विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये कोहेजन लेस सॉइल। अभी ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन सोचने की क्या आते हैं एग्जाम में, तो आप देखो कितने सारे एग्जाम में पूछे गए। तो कोहेजन लेस सॉइल, अभी एग्जांपल देखा कि सैंड विल बी द कोहेजन लेस सॉइल,
और कोहेसिव सॉइल का एग्जांपल क्या है हमारा, क्ले विल बी द कोहेसिव सॉइल। तो कोहेजन लेस सॉइल का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा सैंड है। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों को आंसर करना है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं लास्ट प्रीवियस लेक्चर में, जो जियोलॉजिकल साइकिल होती है जिससे हमारी सॉइल फॉर्मेशन होता है, उस साइकिल में क्या पहले स्टेप पे आता है, तो अपहीवल, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन और वेदरिंग में से इसको आपको साइकिल को एक अरेंज मेथड में लगाना है। फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, फोर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर करना है। और क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, like and subscribe our channel. Thank you so much for watching.